तो राधे राधे साथियों, और ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है, दिसंबर का लास्ट वीक। और जैसा कि रेगुलर स्टूडेंट्स को पता है, वीक को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये लास्ट वीक का सेकंड वाला पार्ट होगा। इसमें हम 27 से लेके 31 दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे और दिसंबर को समाप्त करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि 2024 एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई, कहाँ पूछा है। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा दोहा में। देखो, हम बात कर रहे हैं एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग 2024 चैंपियनशिप की, जो दोहा कतर में हुआ, अभी दिसंबर में ही हुआ। और इसमें यूथ और जूनियर कैटेगरी में बात करेंगे तो यूथ कैटेगरी में तो 13 से लेकर 17 वर्ष तक के जो खिलाड़ी है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और जूनियर कैटेगरी में 15 से लेकर 20 साल तक के। टोटल मेडल भारत ने कितने जीते? 33 मेडल जीते, जिसमें से 7 गोल्ड हमारे पास आए हैं। 2 नाम याद रख लेना, ये देखो वो 7 गोल्ड जो हमारे पास आए हैं वो सारे नाम ये हैं। इसमें एक जोशना सबर का नाम याद रखना, आप देख सकते हो 3 गोल्ड तो ये लेकर के आई है। एक पायल का नाम याद रखना, 2 गोल्ड ये लेकर के आई है, 2 गोल्ड 3 ब्रॉन्ज लेकर के आई है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस केंद्र मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व नाम से एक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री ने। और हमारे रक्षा सचिव कौन है? राजेश सिंह है। ये भी इस साल नए बने, तो इनका भी नाम याद रखना। अभी इन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, जो भी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होगा, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम होगा, जिसका भी आयोजन रक्षा मंत्रालय करता है। देखो, एक ये भी अच्छा प्रश्न बनता है कि गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, इसमें जो कार्यक्रम का आयोजन है वो कौन करता है? रक्षा मंत्रालय करता है। तो इससे संबंधित जो भी कार्यक्रम है, या अगर आपको टिकट खरीदना है, अंदर जाकर के देखना है, तो वो सब चीजें आपको इस वेबसाइट, इस मोबाइल एप्लीकेशन पे उपलब्ध हो जाएगी। उस कार्यक्रम के बारे में हर इंफॉर्मेशन, चाहे टिकट भी आपको खरीदना है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इसका उद्देश्य है, ये इसका काम है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी का विषय क्या है, थीम क्या है। तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। देखो, जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था ना, मैंने डेली करंट अफेयर्स में आपको अलग से करवाया भी था कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन करता है। तो रक्षा मंत्रालय करता है। इस बार के हमारे रिपब्लिक डे पे जो चीफ गेस्ट हैं वो किस देश के प्रेसिडेंट हैं? वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, जिनका नाम प्रबोवो सुबियांतो है। ये भी इसी साल नए बने थे, नाम ध्यान रखना। कौन सा नंबर का रिपब्लिक डे है? 76 नंबर का है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हमारे रक्षा मंत्री जी, नाम है राजनाथ सिंह। इन्होंने कहां पर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया था? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में किया था। तो रक्षा मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहां पे? लखनऊ में गोमती नदी के गुड़िया घाट पर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसकी ऊंचाई 11 फुट है, शिल्पकार है अमरपाल सिंह। और अटल जी से संबंधित ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। वैसे अभी सुशासन दिवस हम देखेंगे। वैसे अटल जी से संबंधित जो सारे प्रश्न हैं, पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिए। वैसे अभी सुशासन दिवस जब मैंने आपको बताया था, तब भी मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको रिवाइज करवाए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बन गए? अरुणेश चावला बन गए। अरुणेश चावला का नाम याद रखना। और अभी नए वित्त सचिव भी बने थे, फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे, ये नाम भी याद रखना। वित्त मंत्री तो आप जानते ही हो, नमो बुआ निर्मला सीतारमन जी है, जिनको टैक्स बढ़ाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। फिर अगले में पूछ रहे वीर बाल दिवस ये कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हो 26 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। ये जो दिवस है ये गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों, जिन्हें साहिबजादे कहते हैं, उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया, तो अपनी धर्म की रक्षा के लिए ये शहीद हो गए थे। इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, इसमें से एक तो 7 वर्ष के थे, एक 9 के थे, और एक 14 वर्ष के, एक 18 वर्ष के थे। तो इन्हीं के सम्मान में ये दिवस मनाते हैं, और 2002 से ही हमने इसको मनाना शुरू किया। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि पहला डिजिटल म्यूजियम, जिसका नाम है अभय प्रभावना, किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो याद रखेंगे, ये भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम है, नाम है अभय प्रभावना। अभी महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुंबई पुणे हाईवे पर इंद्रायणी नदी के पास में इसे स्थापित किया गया है। इस म्यूजियम में जैनिज्म की हिस्ट्री और जैनिज्म के 24 तीर्थंकरों के इतिहास को दर्शाया गया है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पहला है कुछ। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने अपनी नई बुक लॉन्च की है, जिसका नाम है छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। तो इसको किसने लॉन्च किया? अभिजीत बनर्जी ने लिखा है इस बुक को। अभिजीत बनर्जी से एक पॉइंट आप याद रखना कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और किस क्षेत्र में और कब मिला था। तो भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। 2019 में इकोनॉमिक्स का ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला था।
और कुछ समय पहले इनकी एक और बुक आई थी जिसका नाम है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। फिर अगला प्रश्न ये रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। पूछ रहे उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 1987 में। और ये 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे लगातार, 2004 से लेकर 2014 तक। आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया था, 15वें नंबर के गवर्नर थे। आपके लिए होमवर्क प्रश्न तैयार हो गया। अभी वर्तमान में आरबीआई के जो अभी नए गवर्नर बने थे उनका नाम बताइए, और बताइए वो कौन से नंबर के हैं। शक्तिकांत दास के स्थान पे जो आए उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण इनको मिला था 1987 में, याद रखना। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है चेंजिंग इंडिया। ये वित्त मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं, और इनको कुछ विदेशी अवार्ड, विदेशों से जो अवार्ड मिले वो लिस्ट में यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो उनको भी एक बार आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया, तो याद रखेंगे 17 बच्चों। नाम याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी और क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी नई दिल्ली के राष्ट्र भवन में 17 बच्चों को, जिसमें से 10 लड़कियां हैं, 7 लड़के, उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। कब? 26 दिसंबर को, जब हमने वीर बाल दिवस मनाया। मैंने एक पॉइंट आपको ये भी बताया था, वैसे ये जो पुरस्कार हैं हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर, रिपब्लिक डे पर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार ये 26 दिसंबर यानी कि वीर बाल दिवस के मौके पर दिए गए, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है। पूछ सकते हैं कौन सा मंत्रालय पुरस्कार देता है, तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस मंत्रालय की मंत्री पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी नए कैबिनेट मंत्री ये बनी है। नाम याद रखना, अन्नपूर्णा देवी इनका नाम है। कैबिनेट मिनिस्टर्स का ट्रिकी वीडियो ऑलरेडी हम बना चुका हूँ, इस पे एग्जाम में बहुत प्रश्न आ रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा, देख लीजिएगा। अगर इस वीडियो का आपको लिंक नहीं मिलता तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। इस पुरस्कार की स्थापना 1996 में की गई थी। बच्चों के लिए भारत में ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और ये जो पुरस्कार है ये 5 से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी असाधारण क्षमताओं, उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। एक साल में मैक्सिमम 25 बच्चों को दे सकते हैं, तो इस बार 17 बच्चों को दिया है। ये अलग अलग 7 श्रेणियों में, 7 अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। नवाचार, कला, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, समाज सेवा और खेल और बहादुरी। इंग्लिश में भी आप इसको यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन ये भारत में किस राज्य में किया जाएगा, तो याद रखना ये बिहार में किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। बिहार में भी कहाँ पे, जो राजगीर स्पोर्ट्स अकेडमी है वहीं पे वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन होगा, और ये दूसरी बार होगा जब बिहार इसे होस्ट कर रहा है। इससे पहले 2022 में भी ये बिहार में हो चुका है। अच्छा, ये प्रश्न मैंने आपको और करवाया था, कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मैंने आपको ट्रिक से भी याद करवाया था डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, याद है आपको, तो ये अब आपको हमेशा याद रहेगा। चलो मैं नहीं बताता हूँ, वैसे मैंने बता दिया, मैं नहीं बताता हूँ, आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। और अभी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में ही मैंने आपको इसी तरह का एक और प्रश्न करवाया था, वो भी ट्रिक से याद करवाया था। हैंडबॉल जो गेम होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, इसका भी उत्तर दीजिए। ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला वायु बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन ये किस राज्य में किया गया, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में किया गया है। इसके बारे में जानेंगे। तो महाराष्ट्र में भी कहाँ पे, नागपुर जिले में भारत के पहले वायु बिटुमिन नेशनल हाईवे का भी उद्घाटन किया गया। नागपुर मानेसर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में जो 1 किलोमीटर का लंबा हिस्सा है उस वो 15% बायो बिटुमिन के साथ डांबर को मिला करके बनाया गया है। और ये देश का पहला नेशनल हाईवे बन गया जो फसल अवशेष से प्राप्त बिटुमिन से बना है। ठीक है, यही हमारा प्रश्न था कि भारत का पहला बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, महाराष्ट्र में, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है M2 वासुदेवन नायर। इनका निधन हो गया। इन्हें किस भाषा में साहित्यकार, मतलब ये किस भाषा के साहित्यकार थे, तो आंसर हो जाएगा मलयालम भाषा की। तो इनका निधन हो गया, याद रखना। कहाँ से बिलोंग करते थे, केरल से। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है 1995 में, पद्म भूषण 2005 में इनको मिल चुका है। और जो केरल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है केरल ज्योति पुरस्कार, वो भी इनको मिल चुका है 2022 में। और इनका एक उपन्यास था कॉलम, उसके लिए 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ध्यान रखना, M2 वासुदेवन नायर। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
तो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की है मोदी जी ने। इसके उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। चलिए आप मुझे बताइए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है और पंचायती राज मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार इसको 2020 में मनाया गया था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात मुझे याद आ गई है। आप अगर इसे ईयरफोन से सुनोगे ना हमारे वीडियो को, अपने वीडियो को, तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि उनके एक ही साइड में आवाज़ आ रही है, एक ही स्पीकर में आवाज़ आ रही है, दूसरे में नहीं आ रही है। तो मेरे को लिटरली नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी मैं इसके लिए नया माइक वगैरह सब लेकर के आ गया, सभी सिस्टम भी जो भी मेरे से हो सकता है, जितना मुझे आता है मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है और बिल्कुल क्लियर साउंड भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। मैं खुद सुनता हूँ जब एडिटिंग के टाइम पे, तो पीछे थोड़ा बहुत नॉइज रह ही जाता है, बल्कि बिल्कुल साइलेंट में होकर के मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ आपकी। थोड़ी बहुत कभी कभार कोई गाड़ी निकली बाहर से, वो आवाज़ आ गई या कुछ और आवाज़ आ गई, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी आप देखो कि कंटिन्यू एक सर पता नहीं किसकी वॉइस आती है, कंप्यूटर के फैन की आती है, किसकी आती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये एक साइड जो साउंड आ रहा है, एक साइड नहीं आ रहा, वो भी मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा कि क्यों आ रहा है। वैसे आप इसको बिना ईयरफोन लगाए सुनोगे तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईयरफोन में शायद दिक्कत आ रही है। अब मैं क्या करूँ, मेरे से हो नहीं पा रहा है ये सही। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, तो अब देखिए क्या कर सकते हैं। अभी तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो फिर देखो अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम ये कौन सा देश बनाएगा? तो याद रखना ये चाइना बनाएगा। कहाँ पर बनाएगा, किस नदी पर बनाएगा, वो भी देख लो। जो चाइना है, तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम ये बनाएगा, मंजूरी दे दी इन्होंने। कहाँ पर? एक नदी है तसांगपो या यारलुंग जांगपो नदी, जिसे भारत में हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो इसके निचले इलाकों में ये बनाएगा, भारतीय सीमा के करीब। और अभी तक चाइना में जो यांगत्से नदी पर 3 गॉर्जेस बांध है, ये उसको पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा बांध बन जाएगा। और सालाना कितनी बिजली पैदा होगी? 300 बिलियन किलोवाट घंटे की इसमें बिजली पैदा होगी। तो याद रखना कौन बनाएगा? चाइना बनाएगा। और किस नदी पर, वो हमने देख लिया। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो डिटेल मैंने आपको बता दिया है, आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वनडे में 2 बार 6 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा दीप्ति शर्मा बन गई है। तो याद रखेंगे भारतीय महिला क्रिकेटर है दीप्ति शर्मा, और अभी वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में इन्होंने 6 विकेट लेकर के इतिहास रच दिया। इस तरह से वो वनडे मैचेस में 2 बार 6 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। और विश्व में देखो तो ऐसा करने वाली वो दूसरी महिला क्रिकेटर है। पहली है साउथ अफ्रीका की सुन लुस। ठीक है, नाम ध्यान रखना दीप्ति शर्मा का। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण अभ्यास। भारत और नेपाल के बीच में हुआ। ये कहाँ पे? नेपाल में ही हुआ, नेपाल के सलेझंडी में हुआ। इस बार इसका 18वां संस्करण था, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो ये नाम भी याद रखेंगे आप, पुष्पक भट्टाचार्य। और ये किस आईआईटी के प्रोफेसर हैं? तो आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर हैं। तो अभी आरबीआई ने ही इनको फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को सुरक्षित, जिम्मेदार और नैतिक बनाने के लिए अभी 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है इनकी अध्यक्षता में। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी दिसंबर में ही मोदी जी ने प्रगति की 45 नंबर की बैठक की अध्यक्षता की है। प्रगति में टी का फॉर्म आपसे पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा टाइमली। और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था एक बार, आप देख सकते हैं एसएससी CHSL में आया था। 41 नंबर का जो एडिशन था प्रगति मीटिंग का, तो प्रगति का ही फुल फॉर्म पूछ लिया पूरा। तो क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, आप देख सकते हैं प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। आज के प्रश्न में मैंने टी का फुल फॉर्म पूछ लिया, वहां पे पूरा फुल फॉर्म पूछ लिया था। ठीक है, तो मोदी जी ने अभी याद रखना 45वें प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। कहाँ पे की है? नई दिल्ली में की है। ये 2 पॉइंट ध्यान रख लो। अगला देखते हैं हम। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति कार्ड बांटे गए? तो 50 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड बांटे गए हैं। और किसने बांटे? मोदी जी ने ही बांटे। तो प्रश्न याद रखना कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना है। इसके तहत इन्होंने 15 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड बांटे हैं। इस योजना के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये न्यूज में आ गई
तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, यही प्रश्न आ जाएगा पहला। तो 24 अप्रैल 2020 को। 24 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि इस दिन हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है। और अभी आप ये भी पूछ सकते हैं कि किन किन राज्यों में पूरी तरह से ये लागू हो चुका है, तो त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में। ठीक है, डिटेल में इसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। अभी पॉइंट टू पॉइंट में आपको चीजें बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो ये राउरकेला में किया गया, याद रखिएगा। अब इसमें एक और बात है जो आपको बतानी है। देखो, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के एडिशन की बात कर रहे हैं। इस बार 6वां एडिशन है और ये इस बार खास इसलिए है क्योंकि पहली बार इसमें महिला टूर्नामेंट भी होगा, वरना अभी तक पुरुषों का ही होता था। तो पुरुषों का तो कहाँ पे होगा? उड़ीसा के राउरकेला में होगा, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में। ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जिसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा है। और जो पहली बार महिलाओं का टूर्नामेंट होगा ना, तो महिलाओं का कहाँ पर होगा? ये रांची झारखंड में होगा, ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी जेटसन ओरेन नाम से एक नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया। किसने किया? एनवीडिया ने किया। मतलब एक तरह का सुपर कंप्यूटर है ये, लेकिन ये नैनो आकार का है, बहुत छोटे आकार का है, आपके हथेली में आ जाएगा, इतना छोटा है ये। और इसका नाम इन्होंने रखा है जेटसन ओरेन एआई बेस्ड एक सुपर कंप्यूटर है ये, एनवीडिया ने बनाया, जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका की कंपनी है, ध्यान रखना ये। अच्छा, एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था, शायद मैंने प्रश्न लगाया नहीं है। क्या प्रश्न था मैं आपको बता देता हूँ। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आप सभी जानते हो, आप सब आंसर कर दोगे, क्या है? परम 8000 है। ठीक है, ये सबको पता है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, सब बताते हैं। लेकिन एक बार एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि भैया परम की फुल फॉर्म बता दो। चलो, अब ये होमवर्क प्रश्न आप ही के लिए हो जाता है, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा आप सबको आता होगा। बताओ क्या है परम की फुल फॉर्म। हम अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार $129 बिलियन के साथ दुनिया का शीर्ष प्रेक्षण प्राप्त करता देश कौन सा बन गया? तो भारत बन गया। इसका तो उत्तर भारत हो जाएगा। प्रेक्षण मतलब मैंने आपको समझाया था, रेमिटेंस होता है। रेमिटेंस मतलब जैसे आप विदेश में नौकरी करने गए, वहां जाके लाखों रुपए छाप रहे हो, डॉलर में छाप रहे हो, और कुछ अपने ऊपर खर्च कर रहे हो और बचे हुए अपने घर वालों को भारत में भेज देते हो। इसी तरह से आपके सभी दोस्त, सभी भारतवासी बाहर गए, कमा कमा के भारत में भेजा, तो जो भारत में पैसा आ रहा है ना, जो आप विदेशों से भारत में ट्रांसफर कर रहे हो, वही कहलाता है रेमिटेंस। तो इस मामले में भारत नंबर 1 पर है। कितना आया इस बार? 2024 में $129 बिलियन नोट करेंसी भेजी गई है, और पिछले साल के मुकाबले बताया जा रहा है कि ये 3.2% ज्यादा है। ठीक है, पहले स्थान पे भारत, फिर मैक्सिको, फिर चाइना, फिलीपींस और पाकिस्तान। 5 देशों के रैंक मैंने आपको बता दी। अगला देखते हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें, इसके स्टैटिक भी देख लो एक बार। स्थापना होती है 1944, वाशिंगटन डीसी मुख्यालय, प्रेसिडेंट अजय बंगाल। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ये भारतीय मूल के, नाम ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं पहली वाइन पर्यटन नीति को अभी किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने इसको लॉन्च किया है। तो उत्तराखंड ने अपनी पहली वाइन टूरिज्म पॉलिसी को लॉन्च किया है, और उत्तराखंड के अभी कोटद्वार में पहली वाइन उत्पादन इकाई, पहली वाइन प्रोडक्शन यूनिट भी लगाई गई है। तो एक तरह से इसका मकसद है पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, इस तरह का एक प्रश्न और देख लो, मैंने आपको बताया था ये प्रश्न एग्जाम में आया था। HP मतलब हिमाचल प्रदेश के PCS एग्जाम में पूछा गया था। भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये कब आई थी? तो ये आप ही के लिए छोड़ दूं क्या होमवर्क प्रश्न, क्योंकि ये सभी प्रश्न मैं आपको डेली करंट अफेयर्स में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो रिवीजन है एक तरह से, आपका टेस्ट भी समझ सकते हो। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। चलो, अभी तो मैं बता देता हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हो गया? डेली करंट अफेयर्स में जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, वो फिर से मैं आपसे पूछूंगा मंथली करंट अफेयर्स में और वीकली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। तो उस समय उसको ध्यान से याद रख लेना, क्योंकि 2 बार फिर टेस्ट लिया जाएगा आपका। तो अभी तो 1948 याद रख लो। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं क्या, अभी किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए अभी स्वर नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात ने लॉन्च किया है। स्वर मतलब होता है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। तो अब इसका फायदा क्या होगा? डायरेक्ट फायदा मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि अब जो नागरिक अपना संदेश लिखते थे, इससे फायदा ये होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय की जो वेबसाइट है, उस पर जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, वो अपना संदेश लिखते थे, अपनी समस्याएं लिखे, या कोई भी बात लिखनी होती थी, तो अब उनको लिखना नहीं पड़ेगा, वो बोलेंगे और ये टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अभी वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया? तो ये कोनेरू हम्पी ने जीत लिया है। और आप कह सकते हो
और यहाँ पे इन्होंने किनको हराया, इंडोनेशिया की इरिन सुकंदर को हराया है। और आप कह सकते हो कि दूसरी बार इन्होंने ये खिताब जीता है और इस तरह से वो इस उपलब्धि को हासिल करने वाली इकलौती महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गई है। तो इनका नाम याद रखना। और ये है कहाँ से, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। इसी तरह का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने देखा था। अच्छा, अगर ये जानना चाहो ये इस बार दूसरी बार इन्होंने जीता है, पहली बार कब जीता था, तो वो भी मैं आपको बता दूं, 2019 में इन्होंने ये खिताब जीता था। आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा था कि अभी युवा विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं, तो डी गुकेश बने हैं। इनका नाम भी याद रखना, इन्होंने चीन के डिंग लिरेन को हराया था। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथ में बता रहा हूँ। अगला देखते हैं। फिर मैं अगले में पूछ रहे हैं प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 जो अभी हुआ उसको किसने जीत लिया है, तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीत लिया है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनका ये पहला खिताब है, 11 सीजन में पहली बार इन्होंने ये जीता है प्रो कबड्डी लीग को। अच्छा, जहाँ पे हराया किसने, अगर इस तरह का प्रश्न आ जाएगा तो पटना पायरेट्स को इन्होंने हराया है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं एमोलेड डिस्प्ले तकनीक के लिए अभी अनुसंधान केंद्र किसने शुरू किया, तो याद रखना आईआईटी मद्रास। पहले तो एमोलेड की फुल फॉर्म देखो, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब आप कह सकते हो ये एक तरह का डिस्प्ले टेक्निक है और इसमें एक डिस्प्ले बनाई जाएगी। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, जैसे मोबाइल की डिस्प्ले, टीवी की डिस्प्ले हो गई ना, एक डिस्प्ले बनाई जाएगी, उसमें अच्छी हाई क्वालिटी की आपको लाइट मिलेगी, अच्छे क्वालिटी की इमेजेस मिलेंगे, पावर कंजक्शन भी वो कम करेगी, वो इतनी फ्लेक्सिबल और पतली होगी कि आप उसे कैसे भी मोड़ सकते हो। तो यह है एमोलेड डिस्प्ले। इस तकनीक को, इस टेक्नोलॉजी को तैयार करने के लिए भी रिसर्च सेंटर खुला है, कहाँ पे, आईआईटी मद्रास में, ये याद रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए भी अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना शुरू करेगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई और मुंबई में। तो भारत सरकार, याद रखना, 2 नए केबल नेटवर्क शुरू करेगी जो कि यूरोप और एशिया को भारत से जोड़ेंगे। एक केबल का नाम है इंडिया एशिया एक्सप्रेस और दूसरी का नाम है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। तो जो इंडिया एशिया एक्सप्रेस केबल है वो एक भारतीय शहर है चेन्नई, इसको एशिया में सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया से जोड़ेगा। जबकि दूसरी वाली जो केबल है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, तो केबल नेटवर्क है ये, जो भारत में जो मुंबई शहर है उसको यूरोप के जो देश हैं जैसे फ्रांस हो गया, ग्रीस हो गया और सऊदी अरब वगैरह, मिस्र, जिबूती तक ये आपस में जोड़ेगा। और ये जो केबल है समुद्र के तल पर बिछाई जाएगी। ऑप्टिकल फाइबर केबल है एक तरह से, या एक लाइन में मैं आपको बोलूं तो बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ये सब किया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का एक प्रश्न ये फिजिक्स साइंस में एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें जो हम लाइट ट्रांसफर करते हैं या जो भी डिजिटल जानकारी आपको भेजनी है किसी तरह से पूछ सकते हैं, इसके लिए कौन सा सिद्धांत यूज होता है, ये प्रश्न है। सिद्धांत पूछ रहे, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं उनको मकसद। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, तो ये काम की बातें, सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दी, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास जिसका नाम सहयोग हॉप टेक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया है, तो केरल के कोच्चि में किया है। तो 2-3 बातें याद रखो, कौन सा एक्सरसाइज है, सहयोग हॉप टेक, ये एक तरह का नौसैन्य अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है। भारत और वियतनाम के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ, कहाँ पे हुआ, केरल के कोच्चि में हुआ। अच्छा, वियतनाम के साथ अभी इसी साल एक और एक्सरसाइज हमने किया था जिसे हम विनबैक्स के नाम से जानते हैं। 2024 में इसका आयोजन जो हुआ था, 5वां संस्करण था, अभी कुछ समय पहले हुआ। कहाँ पे हुआ, याद रखना, हरियाणा के चंडी मंदिर और अंबाला में हुआ था। वियतनाम के स्टैटिक भी मैं आपको एक बार बता दूं, ये देखो वियतनाम यहाँ पर है, ये हमारा प्यारा भारत है। कैपिटल इसकी हनोई होती है, करेंसी डोंग है, प्रेसिडेंट अभी नए बने थे लुआंग डुआंग। अच्छा, एक छोटी सी बात मेरे को कई बार कहना होता है, भूल जाता हूँ मैं, कुछ एक स्टूडेंट्स के लिए ये बात है कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे वियतनाम आपको शो करना है, मैं ये मैप आपको क्यों दिखा रहा हूँ, वियतनाम के लिए दिखा रहा हूँ कि आप देख सको कि वियतनाम है कहाँ पर, भारत के लिए नहीं बता रहा हूँ। और भारत को इसलिए इंक्लूड कर लेता हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि भारत से किस दिशा में जाओगे या किस डायरेक्शन में जो हम देश पढ़ रहे हैं वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, यही मकसद होता है। अब ये मैप मैं तो नहीं बनाता हूँ, अब जो ये यहाँ वाला हिस्सा है आपका ध्यान यहीं पे जाता है, मुझे पता है, जाना भी चाहिए, गलत है, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा मकसद ये है, अब जैसे होता है ना कि मैं आपको कुछ दिखाने के लिए लेकर के आया हूँ, आपको घर दिखा रहा हूँ, आप मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये, और आप कहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, अरे ये गलती है। वो ये तो वही वाली बात होगी कि वो नहीं होते क्या, एक कहावत है ना
कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो देखते हैं कि गिलास यहाँ तक भरा हुआ है, कुछ देखते हैं नहीं इतना गिलास खाली है। अब आप देख क्या रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गिलास भरा हुआ है वो देखो, गिलास खाली है वो मत देखो, वो तो हम भर देंगे। आप ये देखो जितना भरा हुआ है वो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आपका ध्यान यहाँ जाता है, आपको पढ़ाया यहाँ जा रहा है, आपका ध्यान वहाँ जाता है। अब मेरे को जो कंट्री आपको दिखाना है, जो मैप मुझे अच्छा लगता है कि हाँ इस चीज़ को मैं अच्छे से यहाँ पे समझा सकता हूँ या आपको देख के समझ में आ जाएगा, तो मैं वाला मैप उठा लेता हूँ। अब इसको सही करने के चक्कर में मुझे हो सकता है 10 में से 2 मैप ऐसे मिल जाए जहाँ पे ये वाला नक्शा सही हो, लेकिन ये वाली चीज़ सही से नज़र नहीं आ रही हो, ये मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, तो फिर उसको लेकर क्या फायदा। फिर मैं एक काम करता हूँ, वियतनाम की जगह केवल भारत का एक अच्छा सा नक्शा लेकर के आ जाता हूँ, आपको बता दूंगा हाँ इसके साइड में यहाँ कहीं वियतनाम आएगा, काम चल जाएगा। क्या एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, नंबर के लिए पढ़ रहे हो ना, थोड़े से बड़े हो जाओ और चीज़ों को समझो, बच्चों की तरह बात मत किया करो। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी किस भारतीय क्रिकेटर को एमसीसी यानी कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब की ऑनरेरी लाइफ मेंबरशिप दी गई है, तो आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। तो एमसीसी यानी कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब अभी सचिन तेंदुलकर को उन खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अभी एमसीसी की सदस्यता प्रदान की गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक स्पोर्ट्स क्लब है ये, जिसकी स्थापना होती है 1838 में। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 150 डेस्टिनेशन गंतव्यों को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है। ये भी अच्छा प्रश्न रहेगा, वन लाइनर प्रश्न है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपको नई दिल्ली में मिलेगा, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है कौन। इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन, ये 17 साल की है और अभी ये पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। ये मुंबई से बिलोंग करती है और इतना ध्यान रख लो इनके बारे में, इनका नाम ध्यान रख लो और क्या अचीवमेंट है ये याद रख लो। और जो 7 सबसे ऊंची चोटियां हैं 7 महाद्वीप की, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ में आपको मिल ही जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। तो अमेरिका के थे ये पूर्व प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, इनका नाम था। 2-3 बातें इनसे याद रख लो, एक तो 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, ये नहीं पूछेंगे। और ये पूछ सकते हैं कि इन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 2002 में मिला था। कौन सा, नोबेल शांति का पुरस्कार मिला था। जिमी कार्टर इनका नाम है, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 में जो वेव्स 2025 पूरा बोलोगे तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है, इसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। वैसे ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले हमने पढ़ा था इस साल नवंबर में ये गोवा में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बोला जा रहा है कि ये फरवरी 2025 में, और कहाँ पे होगा, नई दिल्ली में होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, भारत पहली बार इसको होस्ट करेगा, तो इसलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किसने इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 को जीत लिया है। हेमंत मुदप्पा ने इस रेस को जीत लिया है। ये रेस अभी चेन्नई में हुई थी और हेमंत मुदप्पा, जिन्हें लाइटनिंग R1 के नाम से भी जानते हैं, तीसरी बार इस चैंपियनशिप को जीता है, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष रहे ओसामू सुजुकी का निधन हो गया, उन्हें पद्म भूषण कब मिला था। तो याद रखेंगे, पहले तो ये जापान के हैं और अभी 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था, कब, 2007 में। ये पॉइंट ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए। तो ये जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। ठीक है, और कितने टेस्ट मैचों में इन्होंने ये कारनामा किया और कितनी गेंदें खेली इसके लिए, या कितनी गेंदें डाली है। तो 44 टेस्ट मैचों में 200 विकेट पूरे किए और इसके लिए 8484 गेंदें इन्होंने डाली है। दुनिया में ऐसा करने वाले ये चौथे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। इनसे पहले वकार यूनिस, डेल स्टेन और कागिसो रबादा है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं। तो वितुल कुमार बन गए हैं। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका मोटो होता है सेवा और निष्ठा, याद रखना। नए डायरेक्टर जनरल अतुल कुमार बन गए हैं। पूछे अगर किनका स्थान लिया, अनीश दयाल सिंह का इन्होंने स्थान लिया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं ब्रिटिश मीडिया है द इंडिपेंडेंट, इसने 21वीं सदी के 60 बेस्ट एक्टर्स की सूची जारी की, उसमें एकमात्र भारतीय है, इसलिए प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, एकमात्र है कौन, इरफान खान। वैसे ये अब हमारे बीच नहीं है, इनका निधन हो चुका है 2020 में ही। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये क्लास, हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। पूरा दिसंबर इस वीडियो के साथ हमारा पूरा हो चुका है। उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आएगा। और आपको पता है, चाहे वो वीकली करंट अफेयर्स हो चाहे मंथली करंट अफेयर्स हो, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट ही मैं आपको चीज़ें डिस्क्राइब करता हूँ। जो एग्जाम में रिलेवेंट होती है वही क्वेश्चन लेता हूँ और वही पॉइंट डिस्क्राइब करता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं जैसे हम डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में जाते हैं। आप कह सकते हो डेली करंट अफेयर्स का ये कंप्रेस्ड वर्जन है, शॉर्ट वर्जन है, लेकिन
सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मिलेंगे। ये दूध है तो ये मक्खन है। तो वीकली मंथली को बिल्कुल ध्यान से देखा कीजिए। यहाँ पे सारे पॉइंट्स का हम रिवीजन कर लेते हैं। अब मंथ के बाद जब वीकली मंथली पूरा हो जाता है हमारा, तो एक और वीडियो आता है बिल्कुल फाइनल सुपर फास्ट रिवीजन करके, जहाँ पे हम बिल्कुल कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता, कोई डिटेल में नहीं जाते, केवल क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में क्विक रिवीजन करते हैं। वो वीडियो जल्दी मिल जाएगा आपको। तो आप सबसे पहले तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, अगर नए स्टूडेंट हैं तो पहले क्रैक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर भी कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसका कोई चार्ज नहीं होता। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, ध्यान से देखिएगा, लिंक दिया हुआ है मैंने। तो वहाँ पे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन, पीडीएफ वगैरह सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कोई अपडेट देना होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियोस को प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। राधे राधे।